नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो लीक हुए पेपर हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न रखे गए हैं। जो प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे उसी हिसाब से यहाँ पर 30 प्रश्न रखे गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों काम फटाफट से आपको कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। पहला प्रश्न है आपका, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा? पदान होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा या फिर संप्रदान होगा? यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु यदि किसी वस्तु से अलग होती है तो वो हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। याद रखिएगा, छत से ईंट गिरी इस वाक्य में अपादान कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। यहाँ पर देखिए छत से ईंट गिरी यानी कि छत से क्या अलग हो रहा है? ईंट अलग हो रही है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा है, कौन सा है? परीक्षा गुरु है, परख है, चित्रलेखा या फिर शेखर एक जीवनी है? हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास होगा वो परीक्षा गुरु होगा। किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया और इसका प्रकाशन वर्ष 1882। बाकी परख, चित्रलेखा और शेखर एक जीवनी ये भी किसी न किसी के प्रथम उपन्यास है। किसके हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए जो परख है ये जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है परख? तो यह जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो वो है परख। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में हुआ था। चलिए, चित्रलेखा की हम बात करें तो चित्रलेखा है ये भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का कौन सा प्रथम उपन्यास है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चित्रलेखा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1934। याद रखिएगा, चित्रलेखा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का और ये इनका प्रथम उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के बारे में आपको बता देते हैं। ये अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास है। अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी है। कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। इनका प्रकाशन वर्ष, साथ में किसका उपन्यास है प्रथम, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। यदि सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा तो परीक्षा गुरु होगा, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। चलिए, निम्न में से तद्भव शब्द, यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द पूछा गया है। कुमार, कुक्कुर, काजल या फिर कौन? तो यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? काजल। काजल एक तद्भव शब्द है। इसका हम तत्सम रूप देखें तो काजल का तत्सम रूप होता है कज्जल। क्या होता है? कज्जल। कज्जल एक तत्सम रूप है और काजल एक तद्भव रूप है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? तीसरा वाला। यदि हम कुमार की बात करें तो कुमार एक तत्सम रूप है और इसका हम यदि तद्भव रूप जाने तो इसका तद्भव रूप होता है कुंवर। क्या होता है? कुंवर। ये इसका तद्भव रूप है। और कुक्कुर, कुक्कुर की हम बात करें तो कुक्कुर एक तत्सम रूप है और इसका तद्भव हम जाने तो इसका तद्भव रूप होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता को हम तत्सम में क्या कहते हैं? कुक्कुर कहते हैं। याद रखिए, कौन की हम बात करें तो कौन एक तत्सम शब्द है और इसका हम यदि तद्भव रूप जाने तो कौन का तद्भव रूप होता है कोना। देखिए तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुमार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुंवर। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुत्ता। काजल एक तद्भव शब्द है जिसके बारे में पूछा गया था। तो राइट आंसर तो आपका तीसरा होगा। कौन एक तत्सम शब्द है लेकिन इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कोना होगा। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, तयक्त शब्द का सही विलोम, यहाँ पर देखिए तयक्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? ग्रहित होगा, त्याज्य होगा, तुच्छ होगा या फिर प्रिय होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो तज्ज शब्द का सही विलोम होगा वो आपका ग्रहित होगा। क्या होगा? ग्रहित। तज्ज शब्द का सही विलोम होता है। यहाँ पर देखिए त्याज्य शब्द की हम बात करें तो इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो इसका विलोम होता है ग्राह्य। क्या होता है? ग्राह्य। ये त्याज्य शब्द का विलोम शब्द होता है। तुच्छ, तुच्छ की बात करें, तुच्छ का विलोम शब्द होता है महान। और प्रिय की हम बात करें, प्रिय का जो विलोम शब्द होता है वो अप्रिय होता है। क्या होता है? अप्रिय। इन सभी के विलोम शब्द है तो इनके बारे में भी आपको पता
होना चाहिए। वैसे इसका आंसर क्या होगा आपका पहला वाला। चलिए 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का, यहाँ पर देखिए विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का समूह आपको बताना है कौन सा है। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और आपको बताना है वो कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ ध्वज। ये जो विष्णु जी है उनके पर्यायवाची शब्द है। और भी देखो इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि नारायण, हरि, मुकुंद, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, लक्ष्मीपति और कमलापति। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पांडित्य। पांडित्य ये पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर पहला वाला। और भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा मित्रता। मित्र का पूछे तो मित्रता होगा, और यहाँ पर लड़का का पूछे तो लड़कपन होगा, लड़कपन ये लड़के का भाववाचक संज्ञा है। बात करें मनुष्य की, मनुष्य का मनुष्यत्व होगा, और बूढ़ा की बात करें, बूढ़ा का पूछ ले आपसे कि बूढ़ा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वो बूढ़ापा होगा। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा पहला वाला। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है, चिड़िया है या फिर तिजोरी है? आपका राइट आंसर होगा हस्ताक्षर। याद रखिएगा जो हस्ताक्षर शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और भी अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि बाल हो गया, आपका दर्शन हो गया, बाल हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, साथ में प्राण हो गया, होश, दाम और लोग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले ये एक शब्द हैं। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए हंसना कैसी क्रिया है? जो हंसना है वो कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया है? आपका राइट आंसर होगा हंसना एक अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया होगी? ये एक अकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि हंसना, सोना, उड़ना, भागना और नाचना, ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रिया होती हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी वाला होगा। टिकाऊ में प्रत्यय, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है? उ, आउ, उ या फिर उग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आउ। याद रखिएगा आउ से बनता है टिकाऊ। टिकाऊ में आउ प्रत्यय है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ऋषिकेश की संधि, यहाँ पर देखिए ऋषिकेश की संधि आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऋषिक प्लस इस, इससे बनता है ऋषिकेश। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो याद रखिएगा इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। संधि पूछे तो गुण संधि होगी, और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद पूछे तो यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी त्रुटि हुई है। ऋषिकेश की आपको संधि नहीं बताना है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ऋषिकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। संधि पूछे तो इसमें गुण संधि होगी। चलिए पतझड़ समास, यहाँ पर देखिए पतझड़ में समास है, ये पूछा गया है। पतझड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। याद रखिएगा जो पतझड़ में है बहुब्रीहि समास है। झड़ते इसका जो हम समास विग्रह करते हैं, यदि पतझड़ का समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, अर्थात कि पतझड़। इसका समास विग्रह पूछे कि पतझड़ का समास विग्रह क्या होगा, तो झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, ये पतझड़ का समास विग्रह होगा, अर्थात कि पतझड़। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवन विमल जस जोदायक फलचार में छंद है। यहाँ पर देखिए छंद आपको बताना है, इसमें कौन सा छंद है? दोहा है, सोटा है, रोला है या फिर बरवे है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद होगा? दोहा छंद होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ। यहाँ पर देखिए उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का आपको सही अर्थ बताना है। कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती,
गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, या फिर बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। यहाँ उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ आपको बताना है, और इसका सही अर्थ होता है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता, ये इसका अर्थ होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है। राइट आंसर आपका होगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा होगा इस पंक्ति में अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। कोवा, कटु, चाचा या फिर व्यंग्य। तो यहाँ पर देखिए काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कोवा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निर्वात का समानार्थी शब्द है। निर्वात का समानार्थी शब्द आपको बताना है। भ्रम रहित, विवाद रहित, बिना हवा वाला या फिर बुराई। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर निर्वात का अर्थ होता है बिना हवा वाला। बात करें भ्रम रहित, विवाद रहित और बुराई की, तो भ्रम रहित की बात करें तो वो होता है निर्भम, विवाद रहित की बात करें तो वो है निर्विवाद, और बुराई की बात करें तो ये होता है इसका समानार्थी निंदा। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, लोग रामायण पढ़ते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सक्रमक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सक्रमक। याद रखिएगा लोग रामायण पढ़ते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? सक्रमक क्रिया होगी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं? यहाँ पर देखिए तत्सम रूप कौन सा नहीं है? मरकटी, स्वयं शुरू, रीच या फिर लवंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रीच। रीच एक तत्सम शब्द नहीं है, रीच एक तद्भव शब्द है। रीच का हम यदि तत्सम रूप देखें तो इसका होता है रीच। याद रखिएगा ये एक तत्सम शब्द है और रीच एक ये तद्भव शब्द है। तो कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला होगा रीच। इस प्रकार से तत्सम शब्द रूप इसका होगा। निम्न में से किसमें समाज का सही विग्रह नहीं हुआ है? यहाँ पर देखिए समाज का सही विग्रह कौन सा नहीं हुआ? मुरली धारण करने वाला कृष्ण बिल्कुल सही है। दोपहर, दो पहरों का समाहार बिल्कुल सही है। कनकलता, कनक के समान लता, ये भी सही है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आप देखेंगे पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये समाज का सही विग्रह नहीं होता है। इसका सही विग्रह होता है पति धर्म ही जिसका व्रत हो, अर्थात कि पति धर्म का पालन करने वाली स्त्री, ये इसका समास विग्रह होता है, ना कि पति का व्रत करने वाली स्त्री। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका समास का सही विग्रह नहीं होगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अन्वेषण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है अनु, अन, अनव या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अनु। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु होगा। अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण से बनता है अन्वेषण। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा आपका? अनु। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी छाटी। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? राजनीति, युधिष्ठिर, मरीचिका या फिर मध्याह्न। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपको छाटना है। तो राइट आंसर आपको क्या होगा? मरीचिका। जो मरीचिका है ये एक अशुद्ध वर्तनी है। इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे तो क्या होगा? मरीचिका का शुद्ध रूप होता है मरीचिका। इस प्रकार से हम इसको शुद्ध रूप कह सकते हैं। जो मरीचिका है ये शुद्ध रूप नहीं है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ये अशुद्ध रूप है। राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पर देखिए खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना या फिर ये सभी। खुशियाँ मनाना का मुहावरे का अर्थ होता है घी के दीपक जलाना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ पर देखिए सरस्वती
पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। आपका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कहाँ से निकलती थी, तो इलाहाबाद से निकलती थी। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। और किसके द्वारा इसका संपादक हुआ था सरस्वती पत्रिका का, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कहाँ से निकलती थी, तो इलाहाबाद से निकलती थी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव जी का, कृष्ण जी का, राम जी का या फिर विष्णु जी का? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर राम जी का। याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें प्रमुख जो रचना है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि गीतावली, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम जी का वर्णन किया है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न आपको पेडागोजी से मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यहाँ किसका विचार है? वाइगोत्स्की का है, पावलोव का है, चॉम्स्की का है या फिर जेन पियाजे का है? इंपॉर्टेंट है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः जो यहाँ विचार है ये नाओम चॉम्स्की का विचार है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। प्रतिलिपि है, अधूरी कहानी को पूरा करना है, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन है या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना है? राइट आंसर आपका होगा प्रतिलिपि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखन कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो प्रतिलिपि होगा। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है या फिर वे सीखने की प्रक्रिया या स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं? राइट आंसर आपका होगा भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो कि समय के साथ दूर होने लगती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना है, केवल अक्षर पहचानना है, तेज गति से पढ़ना है या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना है? तो पढ़ना कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बताया था टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो अंतिम प्रश्न आपका, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना या फिर उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है तो वो छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, साथ में छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना है और जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये इनको शेयर करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देने के लिए जल्दी ही हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।